आप सभी का ब्रेन्स जीएस में एक बार फिर पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी जो जीएस के जो टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उस पे रिलेटेड जो है टॉपिक सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम लोग पहुंच चुके हैं मोहम्मद गौरी पे। जैसा कि आप देखेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी से संबंधित। और आप सभी बच्चों से एक आग्रह है, जिस भी आपके साथी की जीएस कमज़ोर है, जीएस समझ में नहीं आती है, जीएस में जो है हिस्ट्री उनका बहुत वीक है, हिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, तो हमारी टीम के साथ हमारे चैनल यानी कि ब्रेन्स जीएस से जुड़ें और आपको कुछ ही दिनों में आपको कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ, हिस्ट्री मुझे अब अच्छी लग रही है, हिस्ट्री मेरी कमांड हो रही है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही दिन बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा कि नहीं, हम जो है हमारी जो टीम है आपको बेटर प्रोवाइड करा रही है। तो हम लोग अब जो है टाइम ना खत्म करते हुए अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, मोहम्मद गौरी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया था कि मोहम्मद गौरी से पहले जो है महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए थे, उसके बाद की कहानी है, हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में जो हम लोगों ने स्टडी किया था, महमूद गजनवी 1030 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है उसके दो पुत्र थे, मसूद और मोहम्मद, वो गजनी की राजगद्दी पे बैठते हैं। गजनी की राजगद्दी पे बैठने के बाद जैसा कि आपको मालूम होगा कि महमूद गजनवी का जो साम्राज्य है वो काफ़ी बड़ा था, तो उसने अपने साम्राज्य को जो है दोनों भागों में, दो हिस्से में डिवाइड कर दिया था, मसूद और मोहम्मद। तो कुछ समय बाद यानी कि दोनों पुत्रों में जो है आपस में दुश्मनी हुई, देन आपस में गृह युद्ध हुआ और गजनी जो महमूद गजनवी के समय पे शक्ति के चरमोत्कर्ष पर थी, वो अब कमज़ोर हो गई। और आपस में आपको भी मालूम है कि अगर गृह युद्ध है, आपस में लड़ रहे हैं दो भाई, तो उसमें क्या होगा, अंततः राज्य या कमज़ोर होगा। तो कमज़ोर हुआ। अब कमज़ोर होने के साथ साथ आपको ये पता लगेगा कि भाई गौरी कहाँ से आ गया। तो आपको मालूम हो कि जब महमूद गजनवी अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पे था, तो अफ़गानिस्तान जो गजनी जो राज्य है वो प्रेजेंट में अगर हम लोकेशन देखेंगे अफ़गानिस्तान वाली है। अफ़गानिस्तान के जस्ट ऊपर एक राज्य था, गौर राज्य। अफ़गानिस्तान, जैसे ये आपको मालूम है कि ये भारत है, पाकिस्तान वाला हिस्सा भी एक समय में भारत में ही था, तो यहीं पे जो है अफ़गानिस्तान लगा हुआ है और अफ़गानिस्तान के ऊपर एक राज्य था, गौर राज्य। तो जब महमूद गजनवी अपने शक्ति चरमोत्कर्ष पे था, तो उसने गौर राज्य पे अटैक किया, कई बार लूटा, परेशान किया वहाँ के लोगों को और अंततः जो है गजनी साम्राज्य में मिला लिया। किसमें? अपने राज्य में, ठीक है, मिला लिया। अब होता यह है कि जब आपस में गजनी के जो शासक हैं, जो उत्तराधिकारी, जो मसूद और मोहम्मद, उनमें आपस में पट नहीं रही है और लड़ाई झगड़ा, राज्य भी कमज़ोर हो गया है, तो ऐसा ही अब मौका मिलता है गोरों को, यानी कि गौर राज्य को। गौर राज्य के जो उत्तराधिकारी अब प्रेजेंट में हैं, तो एक व्यक्ति का नाम आता है जो जिसके हालांकि 7 भाई थे, अलाउद्दीन हुसैन जहाँसोज। क्या नाम? अलाउद्दीन हुसैन जहाँसोज। उसने अपने 7 भाइयों को लेके, और हालांकि हट्टे कट्टे खूंखार थे और उनको इतिहास में खूंखार या 7 स्टार के नाम से जाना जाता है। दुनिया जलाने वाले शासकों के नाम पे अगर कोई नाम आता है तो अलाउद्दीन हुसैन जहाँसोज ये कहाँ का था? गौर के थे। अब उन्होंने जो है अपनी जो भी सेना थी उस समय एकत्रित करके और सीधा गजनी पे चढ़ाई कर दी। गजनी में जो मसूद मोहम्मद यानी कि महमूद गजनवी के परिवार का जो भी सदस्य था उन सभी को मार दिया, पूरी गजनी पे कब्जा कर लिया और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सब जला दी, पूरी तरीके राख करा दी। इसीलिए जो है अलाउद्दीन हुसैन जहाँसोज को दुनिया जलाने वाले शासक के नाम से जाना जाता है इतिहास में। और इस तरीके से गजनी
जो है अब गोरों का कब्जा हो जाता, गोर राज डेवलप होता है, और जो क्या नाम महमूद गजनवी का जो परिवार का जो भी है वो सर्वनाश, सबको मार पीट के ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग वही गोर राज्य में ही अब देखेंगे अलाउद्दीन हुसैन, जहाँ सोच के बाद जो गजनी की राजगद्दी पे उन्हीं के ही का जो परिवार का ही सदस्य था, चौथा उत्तराधिकारी मोहम्मद गोरी जब गजनी की राजगद्दी पे बैठता है, अब कहानी उसकी जो है हमारे भारत से स्टार्ट होती है, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो अब मैंने कुछ चीज़ें नोट करके रख रखी है जिससे हमारा टाइम खराब ना हो, आपको भी जो है वीडियो बहुत लंबा ना मिले, और हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि जब मोहम्मद गोरी गजनी की राजगद्दी पे बैठा तो उसके भी काफ़ी बड़ी सेना थी, और उसने उन सभी क्षेत्रों को जीतने का बारी बारी से प्रयास किया, और उन्हीं क्षेत्रों पे आक्रमण का प्रयास किया जो पहले महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर विजित किए थे। ठीक है, तो हम उन्हीं आक्रमण की तरफ लेके चल रहे हैं। आपको एक और बता दें कि जो मोहम्मद गोरी है, इसका निकनेम भी एक मिलता है, मोहम्मद बिन शाम, इसको सिहाबुद्दीन भी कहा जाता है। तो हम लोग सीधे आक्रमण पे चलते हैं। आक्रमण जो पहला है 1175 में इसने आक्रमण किया था, किस पे? मुल्तान प्रेजेंट में जो पाकिस्तान में है। और आपको बता दें मुल्तान का सुल्तान किसी क्रिकेटर को कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, तो उस पे आक्रमण किया था 1175 में। यहाँ का जो शासक था फतेह दाऊद, ये करमाथी संप्रदाय को बिलोंग करता था, करमाथी संप्रदाय के को बिलोंग करता था। और जो मोहम्मद गोरी है, करमाथियों को जो मुस्लिमों का विरोधी मानता था, इसी वजह से 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। तो भारतीय क्षेत्रों में मोहम्मद गोरी की पहली विजय थी। तो ये आपको मुल्तान पे आक्रमण किया था 1175 में और उस पर विजय प्राप्त की। फिर उसने ये देखा कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर 17 आक्रमण किए थे, उसको जो सबसे ज़्यादा धन संपत्ति प्राप्त हुआ था वो अनहिलवाड़ा, यानी कि जब सोमनाथ पर आक्रमण महमूद गजनवी ने, आपको याद होगा कब किया था, 1025 में किया था। तो इसने सोचा कि क्यों ना जो है हम भी उसी राज्य पर आक्रमण किए, क्योंकि उसने अब उस राज्य के बारे में भी सुन रखा था कि अब वो फिर आर्थिक रूप से बड़ा संपन्न हो चुका है। तो अगला अटैक जो है इसने 1178 में 1178 में अनहिलवाड़ा की जो राज्य पे आक्रमण किया, यानी कि सोमनाथ वाले राज्य पे आक्रमण किया, यानी कि गुजरात, यहाँ पे आक्रमण किया, यानी कि ये वाला हिस्सा है 1178 अनहिलवाड़ा। यहाँ का जो शासक अब प्रेजेंट में है भीम सेकेंड, पहले क्या था महमूद गजनवी के समय भीम प्रथम, यहाँ पे है भीम सेकेंड, या इसी का नाम मूल राज सेकेंड भी है। तो ये अब वो वाली स्थिति नहीं थी जो महमूद गजनवी वाली कि उसने आक्रमण का मुकाबला ही नहीं किया और मैदान से अपनी सेना लेके अलग हट गया था, और अंततः जो है महमूद गजनवी ने बुरी तरीके से लूटपाट की थी, मंदिर को लूटा था। तो 1078 में जब ये आक्रमण करता है तो भीम सेकेंड यानी कि मूलराज सेकेंड की एक विधवा मां नायिका देवी, वो उस समय आर्मी का कमांडर वही थी, उन्होंने पूरी सेना के साथ जो है उसका मुकाबला किया। अंततः मोहम्मद गोरी को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया, यानी कि मोहम्मद गोरी की भारत में पहली डिफीट, पहली पराजय जो हुई है वो किसके हाथों? अनहिलवाड़ा राज यानी कि भीम सेकेंड या मूल राज सेकेंड के ही द्वारा हुई। लेकिन कमांडर कौन थी? उसकी मां थी, जिसका नाम है नायिका देवी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। फिर उसने ये वाला रास्ता त्याग दिया कि भाई अब हमें इधर से सफलता नहीं मिलेगी गजनी से इधर, तो अब यहाँ तो ख्वाब चकनाचूर हो गया। उसने टारगेट था कि भाई मुझे बारी बारी से आक्रमण भारत के क्षेत्रों में ही करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो एक जो संपन्न है उस राज्य पे करते हैं।
वहाँ से जो हमें धन संपत्ति मिलेगी उससे हम आगे के जो अभियान होंगे भारत के, उसमें मुझे जो है सुविधा रहेगी, हम अपनी आर्मी को बड़ा बनाएंगे और बिना पैसे के कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो ये इसका टारगेट था। फिर उसने ये वाला रूट त्याग दिया, अब पुनः यही रूट अपनाया। तो अगला जो आक्रमण किया था उसने पंजाब वाला जो क्षेत्र है, कब किया था? जस्ट अगले ही साल 1179 में 1179 पंजाब, वहाँ का जो शासक था खुसरो मलिक, उसको पराजित किया। तो यहाँ अभी भी जो है मोहम्मद गोरी का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? गजनी। तो फिर वो गजनी अपना वहीं पे लूटपाट करके ले जाता था। लेकिन आगे के टारगेट के लिए उसने फिर अभियान किया और अगला जो टारगेट होता है, हरियाणा में एक जगह है अंदर, आप देखेंगे पंजाब के नीचे आएंगे, हरियाणा राज्य है, तराइन। तो तराइन के दो युद्ध होते हैं। एक तराइन का प्रथम युद्ध जब कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके मध्य में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड या तृतीय, इसी को राज पिथौरा भी कहा जाता है। उस समय पृथ्वीराज चौहान अपने शक्ति के चरमोत्कर्ष पे था। तो दिल्ली से लेके वो सारा चीज़ें क्षेत्र जो है पृथ्वीराज चौहान ने कब्जा कर रखी थी और उत्तराधिकारी भारत के सम्राट बनने की तरफ अग्रसर था। तभी जो है तराइन का एक बड़ा युद्ध होता है 1191 में। और पृथ्वीराज चौहान जो की सेना हालांकि मोहम्मद गोरी से बहुत ज़्यादा थी और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है। ठीक है, पराजित कर देता है। ये पराजय मोहम्मद गोरी की भारत में सेकेंड पराजय, पहली पराजय किसने दी थी? भीम सेकेंड ने। दूसरी किसने दी है? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? मोहम्मद गोरी को। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको पंजाब तक खदेड़ा। और जो है आपको जैसे मालूम है कि हमारे यहाँ राजपूतों में एक परंपरा रही है कि कोई अगर युद्ध जीत लिया है, अब उस जीत का हर्षोल्लास जो है वो सालों मनाया जाता है। तो विजय जुलूस वगैरह और मनोरंजन, एंटरटेनमेंट कार्यक्रम, सारे चीज़ें जो है राजपूतों में हुई। अंततः दुश्मन जो घायल था मोहम्मद गोरी, वो युद्ध की रणनीति बनाता है, उस हार का बदला लेने के लिए हमें इस क्षेत्र पर फिर कब्जा करना है, फिर विजय प्राप्त करनी है। और उधर जो है रणनीति आगे की बना रहा, इधर हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान वो अपना विजय में मस्त। तो तभी एक साल बाद दुश्मन फिर अपनी जो भी कमियां थी उसको सुधार के फिर उसी क्षेत्र पे आता है। फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में अगला युद्ध होता है, वो इतिहास में कहलाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ था। किसके मध्य में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में। अब यहाँ पे दुश्मन मजबूत था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया। ठीक है, तो इतिहास में बड़ा एक निर्णायक युद्ध में ये माना जाता है। और कहा यह जाता है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गया है। इसमें इनडायरेक्ट समर्थन जो है वो क्या नाम, कन्नौज के राजा जयचंद का भी हाथ था। जयचंद का और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में एक पुरानी रंजिश थी। कहा यह जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है जयचंद, जो कन्नौज का राजा घेड़वाल शासक था, उसकी पुत्री को उसके दरबार से उठा ले आता है और ज़बरदस्ती विवाह कर लिया है, संयोजिता उसकी पुत्री। तो कहते हैं कि एक यज्ञ का आयोजन किया गया, तो उसके पहले तो पृथ्वीराज चौहान वहाँ पे नहीं गया। फिर बाद में जो स्वयंवर किया गया था तो उसमें भी पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया गया था। तो एक दुश्मनी थी। दुश्मनी के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसकी पुत्री से ज़बरदस्ती विवाह कर लिया। और यहाँ पे जयचंद को इतिहास में कुछ इतिहासकार जो है गद्दार के रूप में मानते हैं, कुछ जो है बहादुरी मानते हैं कि और कि अपनी पुत्री के लिए ही उसने ऐसा किया बदला, कि कोई भी शासक नहीं चाहता है कि हाँ कि कोई दुश्मन कितना भी
बड़ा दुश्मन हो और उसकी अगर पुत्री को दरबार से ले जाए तो फिर दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो यही हुआ यहाँ पे, लेकिन इतिहास के गर्त में वो बात है। ठीक है, अगला तो ये जो पृथ्वीराज चौहान, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान अगर पराजित होगा तराइन के द्वितीय युद्ध में, उसका एक बहुत बड़ा कारण था, उसका सेनापति खांडे राव वो मारा गया। वो बहुत वीर था और अंततः बहुत ज़्यादा जो है उसकी विजय जो है खांडे राव पे भी डिपेंड थी। खांडे राव जो उसका एक दाहिना हाथ था, वो जब मर जाता है तो जो है पृथ्वीराज चौहान का पलड़ा कमज़ोर हो जाता है और अंततः जो है वो यहाँ पे हार जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग इतिहासकार हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, अजमेर ले जाया गया और वहाँ पे कुछ दिनों बाद विद्रोह कर दिया तो फिर मार दिया गया। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, वो गजनी ले गया था, फिर वहाँ पे उसने एक बार अटैक किया। ठीक है, जैसा कि चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी हैं, उन्होंने अपनी इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो, उस पर ऐसा वर्णन मिलता है। बाद में विद्रोह किया। तो कुल मिला के जो है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने मार दिया। अब अगला जो अटैक है चंदावर का युद्ध। यहीं पे आप देखेंगे कि जो है ये दिल्ली तराइन का युद्ध रहा तो कन्नौज, तो उसने देखा कि भारत में, उत्तर भारत में अगर कोई बड़ी शक्ति अब बची हुई है तो कन्नौज का शासक, घेड़वाल शासक था जयचंद, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि उसने ही इनडायरेक्ट समर्थन किया कि भाई जो आक्रमणकारी है उसकी नज़र में तो सारे ही दुश्मन हैं। हम अगर अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे, लूटेंगे, धन प्राप्त करना है, उसको तो उससे मतलब था। तो उसने जो है 1194 में जयचंद के ऊपर आक्रमण कर दिया। एक इतिहास में निर्णायक युद्ध होता है जो माना जाता है चंदावर का युद्ध। यानी कि जो चंदावर का एक गांव था, ये कन्नौज और इटावा के मध्य में पड़ता था। कन्नौज और इटावा के मध्य में उसी मैदान में जो क्षेत्र गांव के पास जो युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध, कब? 1194 में। इस युद्ध में कहते हैं कि जो जयचंद बहुत बहादुर था, बहुत बहादुरी से लड़ा। अंततः कहते हैं कि उसने जो है गोरी ने कुछ तुर्क निशानचियों को यूज किया, तो एक बार जो युद्ध के दौरान तीर उसके आँख में लग गया। तो जीतती हुई जो सेना है उसमें एकदम से भय व्याप्त हो गया और जो है जीता हुआ युद्ध भी जयचंद हार गया। तो मोहम्मद गोरी ने उसके राज्य पे कब्जा कर लिया, लूटपाट करके जो भी था वो सब अपना गौर क्षेत्र में ले गया, यानी कि गौर क्षेत्र में गजनी ले गया। और आगे के अभियान के लिए उसने अपने का कमांडर नियुक्त किया। कमांडर का नाम था बख्तियार खिलजी। तो आगे के जो मोहम्मद गोरी के जो अभियान हैं वो स्वयं ना करके उसके कमांडर के द्वारा किए जाते हैं, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे बिहार पे विजय। बिहार विजय जो है ये 1202-3 में रही थी। उत्तर प्रदेश से आगे बिहार 1202-3 में। यहाँ पे जो है इसने बिहार को जीतने के लिए जो है अपने सेनापति यानी कि बख्तियार खिलजी को भेजा। किसको? बख्तियार खिलजी। और ये करीब 1202-3 में रहे थे। तो ये जो बिहार है प्रेजेंट में बंगाल के ही अधीन थे। और यहाँ पे जब आक्रमण किया तो दो जगह बहुत चर्चा में है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे उसने ऐसा सोचा कि ये किसी राजा का महल या किला है, तो इस वजह से जो है बाद में पता लगा कि ये शिक्षा संस्थान है। लेकिन ये तो मूर्ति पूजक विरोधी थे जो भी तुर्क, तो इन्होंने जो है वहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। और यहीं पे पास में ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय, उसको भी नष्ट किया। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये किसने बनवाया था? आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है बंगाल का एक पाल शासक था, धर्मपाल। तो विक्रमशिला किसको बनवाया था? धर्मपाल ने, धर्मपाल उसके द्वारा निर्मित किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा, दर्शन वगैरह का ज्ञान यहाँ पे दिया जाता था। और
जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये गुप्त काल में बना था और ये कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त फर्स्ट। ठीक है। ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है ये नालंदा विश्वविद्यालय। ये भी तो ये बख्तियार खिलजी ने जब बिहार पे आक्रमण किया और इन्हीं दो विश्वविद्यालय पे टारगेट किया और इन विश्वविद्यालय पे उसने टारगेट करने के बाद उनको नष्ट कर दिया। ठीक है। आगे के अभियान के लिए उसने फिर जो है कमर कसी 1203-4 में इसने आक्रमण किया बंगाल पे। बंगाल ये है, आपको देखो हिस्ट्री पढ़ने के लिए बच्चों आपको मैप का बहुत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप लोकेशन ही नहीं समझ पाएंगे जब तक माइंड में आपके डायग्राम या चित्र नहीं आएगा भारत का, तब तक जो है एक कहानी आपके दिमाग में आधी अधूरी रहेगी। माइंड में अगर मैप है तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि बख्तियार खिलजी ने जो है बिहार पे तो विजय प्राप्त कर ली, तो बंगाल पे आर्मी जो है बहुत तेज गति से ले जाता है, इतनी स्पीड से। कहते हैं बंगाल पे आक्रमण करने के लिए जो है उसके जो मुख्य सेना थी वो काफ़ी पीछे छूट जाती है। उसके साथ जो है 18 सैनिक ही जाते हैं, 18 सैनिक लेके। और कहते हैं कि जब आक्रमण किया था तो जो है जो यहाँ पे सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, उसके साथ जो है मात्र 18 सैनिक थे। कितने? 18 सैनिक। उसको जो वहाँ का लक्ष्मण सेन का जो बंगाल का शासक था उसका किला खुला हुआ मिल जाता दरवाज़ा, तो इत्तेफाक से जो 18 सैनिक थे उनको भी पीछे मतलब उनका ध्यान भी नहीं गया कि हमारे जो पीछे सेना कितनी पीछे है, उनको लग पीछे आ ही रही होंगे लौड़ाते हुए। तो 18 सैनिक, तो जो सैनिक जो हैं तुरंत अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और जो वहाँ के कमांडर थे उनको कब्जे में ले लिया। वो भी कभी नहीं भाग पाए कि दिल्ली से एकदम से कभी अचानक सेना ने आक्रमण कर दिया और वहाँ पे जो है सारी इतनी फास्ट हुई है। तो लक्ष्मण सेन को भी मौका नहीं लगा कि हुआ क्या। उनको ये लगा कि नहीं, दिल्ली की सेना ने जो है आक्रमणकारी तो उन्होंने पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया और लक्ष्मण सेन को कब्जे, क्योंकि लक्ष्मण सेन उस समय भोजन कर रहे होते हैं तो उनको भी ये सब चीज़ों नहीं। तो बाद में जब संधि हुई, संधि होने के बाद जो भी तय हुआ खजाना देना लेना, अंततः जब वो बाहर एकदम निकले किले तब देखा कि आगे से एकदम से सेना आ रही है। तो ये एक इतिहास में अपने अजीब टाइप का आक्रमण था जो मात्र 18 सैनिकों ने ही बंगाल पे जीत लिया, यानी कि बख्तियार खिलजी ने इस पे विजय प्राप्त की। तो ये मोहम्मद गोरी की भारत में अंतिम विजय मानी जाती है। उसके बाद ये अपना गजनी साइड में चले जाते हैं। अपने राज्य में अंतिम समय में कहा जरूर जाता कि इसने लाहौर को अपने हेडक्वार्टर बना लिया था। गजनी के बाद भारत में अगर कोई हेडक्वार्टर बनाया था तो वो लाहौर को, और विजित जो क्षेत्र थे इसने उन विजित क्षेत्रों पे ये है कि पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था और अपने सेनापतियों का अपॉइंट कर रखा था, जिसमें जो कन्नौज से लेके ये दिल्ली तक के जो क्षेत्र थे अपना एक सेनापति था। उसका आगे डिटेल में आप पढ़ेंगे। जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके जो भी कमांडर थे। तो इस तरीके से जो अंतिम आक्रमण आपका बख्तियार खिलजी का था बंगाल पे। ठीक है। तो ये कुल मिला के रहे थे आक्रमण। तो आपको एक चीज़ और आपको बता दें कि एग्जाम में आता है कि भारत में कन्नौज या विलग्राम के युद्ध के बाद, क्या नाम, चंदावर के युद्ध के बाद भारत में तुर्की विजय का मार्ग प्रसार हुआ और तुर्कियों का जो है एक विजय के लिए, यानी कि भारत में तुर्कियों के लिए इस विजय ने रास्ता खोल दिया और भारत जो है यहीं से तुर्क लोगों के दास्ता की तरफ अग्रसर हुआ। और भारत का आगे का जो कहानी है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। आगे जो कैरेक्टर आएगा आपका देखेंगे दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे गुलाम वंश के साथ आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब आप अपने कमेंट पे बताएं कि जो इसमें क्या टॉपिक नहीं समझ में आया,
हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे रही थी कि आपको देखेंगे कि मोहम्मद गोरी ने एक साउथ इंडिया में एक कल्चुरी शासक और था, तो उसने जो है लक्ष्मी के चित्र अंकित सिक्के प्रचलित किए थे। उसी की प्रेरणा स्वरूप अगर क्वेश्चन कभी आए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शासक था जिसने लक्ष्मी के चित्र अंकित सिक्के जारी किए थे, तो ये मोहम्मद गोरी ही था। उन सिक्कों को कहा जाता था देहलीवाल। लक्ष्मी के चित्र अंकित सिक्के जो प्रचलित किए थे उनको कहा जाता था देहलीवाल। और ये किसने जारी किए थे? तो मोहम्मद गोरी ने किए थे। ठीक है, चलिए अब आप अपने कमेंट दें कि ब्रेन स्टडी सर्कल से हमें बेनिफिट कितना हो रहा है। और आपको बता दें कि जो हमारे ब्रेन जीएस जो ग्रुप है, ये आपको जो चैनल है जीएस की कंप्लीट स्टडी कराएगा। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस, किसी स्टेट पीसीएस के लिए, या आरओ लोअर से संबंधित, या कोई जीएस का ऐसा एग्जाम जहाँ पे जीएस का अहम रोल है, वो हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारी क्लास स्टडी कर सकते हैं। हमारे लाइव क्लास भी जो है हमारे मेंबर बन के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।